चारू और लता दो बहनें थीं। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा था। कुछ दिनों पहले दादी भी परलोक सिधार गई। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास रही, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। चारू एक दयालु लड़की थी। वह बहुत समझदार और होशियार थी, पर लता सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। दादी के जाने के बाद 1-2 महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। लता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते चारू को बहुत प्यास लग गई। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी बेटी, थोड़ा पानी पिला दो। 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं गई है। कब से प्यासे जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओहो, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी पीछे मुड़कर बोली, चारू, तुम बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से, मेरी बच्ची। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोगी। तुम्हारी रसोई में जो भी बर्तन सामने रखा होगा, उसको खाली यही बोल देना कि बना दो, हमारा भोजन मिल जाए। हमें जीवन जब उसको रोकना होगा तो कहना, भूख हो गई, खत्म, हमारी कर लो, तुम आराम प्यारी। दादी माँ, आप बहुत अच्छी है। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी, वो बर्तन उतना ही अच्छा खाना देगा। अगर तुम बुरा काम करोगी तो बर्तन साधारण बर्तन बन जाएगा। ये बोलकर वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। चारू जब घर आई तो चारू, तू कहाँ चली गई थी? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख तो कुछ रखा है क्या? एक नया पतीला रखा है। क्या इससे भूख मिट जाएगी? चारू उस पतीले को लेकर आई और खाने के टेबल पर रखकर बोली, बना दो हमारा भोजन, मिल जाए हमें जीवन। पलक झपकते ही उनके घर में पकवान की खुशबू भर गई। चारू और लता दोनों की बांझी खिल गई। दोनों ने छक कर पकवान खाया। भूख हो गई, खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तभी पकवान बनना बंद हो गया। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता, पतीले से बोल देती और पतीला में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता। चारू खाना खाकर सो जाती। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन, लता, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। चारू बाहर निकल गई। ओहो, मैं तो लता को भोजन बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भरकर खाना खाया है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लग जाएगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ गई। उसके गए काफी समय बीत गया था। इधर लता को फिर से भूख लग गई। आज पतीले से खीर मांगती हूँ, बना दो हमारी खीर, मिल जाए हमें जीवन। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। लता परेशान, अब क्या करे। चारू जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो लता टेबल पर ही पैर सिकड़ी सहमी बैठी चिल्ला रही थी। रुक जाओ, रुक जाओ। गरम गरम खीर उबल उबल कर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था। भूख हो गई, खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। चारू जब घर के भीतर आई तो लता उसके गले लगकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर ऊपर से खीर उठाकर सारे बर्तन में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। काम करने के बाद
लता, तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम करेंगे क्या? तू चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई, इसके बाद चारू बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर बोली, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। लता घर के भीतर से भागोने में खीर भरकर ला रही थी और चारू सबके बर्तन में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे और उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते जा रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वह सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वह मंत्र पता होता तो हम आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खीर बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ हाँ, कल से यही करेंगे हम। दोनों बहनों का रोज का नियम बन गया। पतीले से मनचाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तब दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगी। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई तो लता, देख बाहर शायद कोई आया है। लता ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? बेटी, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरिए बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपने जादुई बर्तन दे दो। चारू और लता यह सुनकर हक्का बक्का हो गई। इसी बर्तन के भरोसे से ही पूरा क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है, इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? लता, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई बर्तन साधु बाबा को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। या बूढ़े साधु कुछ काम भी नहीं कर सकते। ले आओ बर्तन, इन्हें दे दो। लता बर्तन ले आई और बूढ़े साधु के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि बूढ़े साधु की जगह एक अलौकिक रूप वाली बूढ़ी दादी खड़ी थी। चारू, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में सफल हो गए। यह बर्तन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। अरे, यह तो वही बूढ़ी दादी थी जिसने मुझे जादुई बर्तन का आशीर्वाद दिया था। और इसके बाद दोनों बहनें गरीब लोगों को खाना खिलाती और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगी। श्याम एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेडी थी। वह कभी इस रेडी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम श्याम घर पर ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अभी तो बरसात शुरू होने में समय है। तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकाई का दाम आसमान छूने लगेगा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मकाई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकाई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकाई बिकेगी? यह लगभग 101 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकाई थी ही नहीं, इसीलिए इस बार मैंने पहले ही खरीद लिया है। अच्छा किया बेटा। श्याम को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे, आओ भाई लोग, खीरे ले लो, ताजे ताजे खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। श्याम मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो तेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी ना? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा।
वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर श्याम शर्मा रहा था। खैर उसी शाम श्याम ने अपनी रेडी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। श्याम खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी श्याम का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। श्याम की रेडी पर इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ये श्याम आजकल बहुत कमा रहा है। कमाए कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है, हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया और अगले दिन ही श्याम के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बट गए। कुछ लोग श्याम के ठेले पर जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से श्याम परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद श्याम ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? क्यों भाई, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते, अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर श्याम चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वह दोनों तो ढीठ थे। आज श्याम परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। माँ, वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है माँ। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन श्याम ने रोज की तरह अपना ठेला खोला भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे। गरम गरम भुट्टे स्वादिष्ट और सस्ता, बस 10 रुपये का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 15 से 10 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। श्याम ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने फिर दाम 8 रुपए कर दिए। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसीलिए वह परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। उसकी माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूं? कम मुनाफा में भुट्टे बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूं तो दोनों व्यापारी भी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा, एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन श्याम ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे। ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग श्याम के ठेले पर गए। उन्होंने वह भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया, कितनी सदियों के बाद यह खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन श्याम के ठेले पर अलग ही भीड़ थी। लोग श्याम के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। श्याम कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। श्याम के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। श्याम रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को श्याम के रेत वाले भुट्टे खाने थे। श्याम के ठेले पर भीड़ थी
और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। श्याम के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और श्याम का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मदन नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है। अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूख प्यास से मर जाएं। मदन के घर में उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे थे, राहुल और खुशी। सारा परिवार खुश था, बस मदन ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी, भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है, ये किसी धन से कम है। लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वह हमें ढेर सारा धन भी देंगे, आप देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, मदन ने अपनी किसानी जारी रखी और वह शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा, पर वह अपने इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, मदन हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वह रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और मदन का एक्सीडेंट हो गया। फिर मदन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब ठीक होंगे, बोलो ना माँ। बहुत जल्द बच्चों। कई दिन बीत गए, मदन को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से अब मदन कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसके रीढ़ के हड्डी में गहरी चोट आई थी। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड अब कभी भी बेड से उठ नहीं सकते। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें सही कर सकता है। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, मदन को घर लाया गया। मदन बिस्तर पर ही लेटा रहता। अब वह किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया, लेकिन सुमन परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। सुमन ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम यह गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे बेटा? आप ढोकले बहुत अच्छा बनाती हो माँ, अगर हम लोग ढोकले बेचे तो। हाँ, यह तो हम कर सकते हैं। अब हमें ढोकला बनाकर उसे बेचने की तैयारी करनी चाहिए। सुमन और उसके बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा लिया। मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना और खुशी तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धो लेना। ठीक है माँ। सुमन ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट देना। राहुल ने उस आदमी को ढोकला दिया और वह आदमी ढोकला खाकर खुश हो गया। अरे वाह, क्या ढोकला है, ये तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पैक कर दो, ये लो पैसे। राहुल ने 3 प्लेट ढोकले पैक कर दिए और उस आदमी को दे दिए। माँ, ये देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी हैं। हाँ माँ। उसके ठेले पर कई और कस्टमर आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। सुमन और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई। पापा ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। सुमन समझा रही थी, पर मदन के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वह अपने आप को लाचार समझ रहा था। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे, वह उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थी। माँ, देखो कितने सारे पैसे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। देवी, माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ बेटा। कुछ दिन बीत गए। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर मदन उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा।
हे भगवान, इससे अच्छा मुझे मार ही देते, कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। मेरा पूरा परिवार इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अगर मैं सही रहता तो उन्हें बाहर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगली सुबह सुमन और उसके बच्चे रोज की तरह ठेला लगाते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी लोगों से खाना मांग रही थी, पर उन्हें कोई खाने को नहीं देता। खुशी की नजर काकी पर पड़ती है और वह उन्हें अपने ठेले के पास ले आती है। माँ, ये देखो, काकी को भूख लगी है, किसी ने इन्हें खाने को नहीं दिया। एक प्लेट ढोकला दो ना माँ काकी के लिए। हाँ बेटा, ये लो और काकी को दे दो, बेचारी ना जाने कब से भूखी है। धन्यवाद बेटा, यहाँ किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, पर तुमने बिना पूछे खिला दिया। अरे काकी, ये तो हमारा फर्ज है भूखे को खाना खिलाना। आप खाइए जितना खाना है। पर बेटी, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं काकी, आप पैसे के बदले अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे पति बहुत बीमार है, वह बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, उठ भी नहीं पाते। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा पति सही हो जाएगा और तुम्हारे बनाए ढोकले का स्वाद और बढ़ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। काकी वहां से चली जाती है और उधर मदन उठकर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अब चल फिर सकता है। फिर दौड़े दौड़े वह सुमन और बच्चों के पास जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सुमन बताती है कि एक बूढ़ी काकी आई थी, उनका ही आशीर्वाद लगा है। देवी माँ का रूप थी वो। फिर मदन और उसका परिवार देवी माँ का धन्यवाद करते हैं। बच्चों, अब तुम सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक हो गया हूँ। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वह किया है जो कोई नहीं कर सकता। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है जैसे आपका है हमारे प्रति। मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ आ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और कि उसके सुख से बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भाग दौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए। सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता, तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है।
पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है, फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है। अरे ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में, क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा, मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ
और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहां और जामुन उग जाया करते। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने के पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ धोखा ना करता तो आज वह भी उसके साथ होता।